भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, अपने उन पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जिनके कारण मैं आज भी हाथ में रक्षा सूत्र पहनता हूं। अपने उन पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जिनके कारण आज भी मैं जनेऊ पहनता हूं। अपने उन पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जिनके कारण हमारी माताएं बहनें मांग में सिंदूर लगाती हैं और मंगलसूत्र पहनती हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करता हूं जिन्होंने धर्म रक्षा के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। गुरु तेग बहादुर को प्रणाम करता हूं, गुरु गोविंद सिंह को प्रणाम करता हूं जिन्होंने धर्म रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। मंच पर उपस्थित परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी को प्रणाम करता हूं, स्वामी गौरंग शरण जी को प्रणाम करता हूं, स्वामी दीपक जी, हमारे मित्र और भाई रमेश जोशी जी, हरेश कुमार जी, आप दोनों लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज आपने मुझे बुलाया। और सबसे आप सबको मैं दंडवत प्रणाम करता हूं जो आप सब लोग आज हमें सुनने आए हैं। सच्चाई यह है कि मैं यहां आपके इस क्षेत्र में 2020 में भी आया था, और वो कौन सा स्थान है जो हाँ बिलवाड़ा, हाँ दामू भाई का हाउस। आज दिखाई नहीं दे रहे, लगता इधर आए नहीं। इस वर्ष का आज 2023 का 110वां कार्यक्रम आज हो रहा है। अभी शाम को हिम्मतनगर में 2023 का 111वां कार्यक्रम हो जाएगा। अभी 4 कार्यक्रम और बचे हुए हैं। 25 दिसंबर को 115वां कार्यक्रम मेरा हो जाएगा। 11 हुआ, वो 12 होगा। हाँ, लक्ष्य केवल इतना है कि जिस कार्य के लिए हमारे गुरुओं ने, हमारे पूर्वजों ने जजिया दिया, टैक्स दिया, बलिदान किया, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वो क्या था? केवल था सनातन धर्म की रक्षा। सिख पंथ क्यों बना? सनातन धर्म की रक्षा। दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा क्यों बना? सनातन धर्म की रक्षा। भामा शाह ने अपना सब कुछ बलिदान क्यों कर दिया? सब कुछ क्यों छोड़ दिया? आज की डेट में तो लोग लाख 2 लाख रुपए देने में सोचते हैं दूं ना दूं। उस जमाने के कुबेरपति भामा शाह ने अपना सर्वस्व पूरा खजाना क्यों खोल दिया? लक्ष्य क्या था? सनातन धर्म की रक्षा। आप कल्पना करिए जरा एक बार कि आपके सामने आपके 2 छोटे बच्चे हों और कोई आपसे कहे कि अगर तुम्हें छोटे बच्चों को अपने बचाना है तो तुम्हें धर्मांतरण करना पड़ेगा। इसमें ऐसा कोई नहीं होगा जो कहेगा नहीं, एक काम करो, हमारे बच्चों को दीवार में चिनवा दो, हम धर्मांतरण नहीं करेंगे। है कोई ऐसा? लेकिन हमारे पूर्वजों ने किया कि नहीं किया? बच्चों को दीवार में चिनवाया कि नहीं चिनवाया? और आज की डेट में वंदे मातरम बोल के, भारत माता की जय बोल के, तिलक लगा के, ऐसे 2-4 फुफुरी छोड़ के ट्विटर पे वीडियो शेयर करके लोग बहुत बड़े धर्मात्मा बन रहे हैं, बहुत बड़े सनातन के चिंतक बन रहे हैं। अगले 1 घंटे तक जिसको कड़वी सच्चाई सुनना हो वो सुने, जिसको मीठा झूठ पसंद हो वो मजबूरी में सुने। लेकिन इधर कुछ मीठा झूठ निकलेगा नहीं। मीठा झूठ बोलना होता तो मैं भी कहीं मंत्री होता अब तक।
हमने तो एक पार्टी का संविधान लिखा था, और जिस पार्टी का संविधान लिखा था उसका आज की डेट में भारत के 2 राज्यों में सरकार है। मीठा झूठ बोलता तो मैं भी कहीं सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम जरूर होता। मुझे मीठा झूठ नहीं बोलना ना पसंद है मुझे, इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जिसको मीठा झूठ बोलने की सुनने की आदत हो, थोड़ी देर 1 घंटे बर्दाश्त कर लीजिएगा। आज एक खबर आई है दिव्य भास्कर में, दैनिक भास्कर में, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि अफगानिस्तान में 20 हिंदू बचे हुए हैं। अफगानिस्तान दुर्योधन का ननिहाल, माता गांधारी का मायका, जहां सब हिंदू थे, 100% हिंदू थे, वहां कितने हिंदू बचे हैं? 20। माता गांधारी शिव भक्तनी थी। अपनी बेटी के लिए गंधार नरेश ने उस समय एक भव्य शिव मंदिर बनवाया था। अब वो गंधार अफगानिस्तान कहलाता है। उस अफगानिस्तान में उस शिव मंदिर की एक ईंट नहीं बची है, एक ईंट नहीं बची है। और ये तो पुरानी बात हो गई, 5,500 साल पुरानी। मैं आपको 200 साल पुरानी बात बताता हूं। 200 साल पहले उस अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम था पंडित नंदराम टिक्कू। बहुत ही प्रतापी थे, बहुत ही पॉपुलर थे। खूब तालाब बनवाए, खूब सड़कें बनवाई, खूब स्कूल खुलवाए, और इतने प्रतापी थे, अपने नाम का सोने का सिक्का भी चलवाया था। 1905 में अफगानिस्तान में जो चांदी का सिक्का चलता था, जो सोने का सिक्का चलता था, उस पे पंडित नंदराम टिक्कू की फोटो लगी हुई थी। और 1950 आते आते नंदराम टिक्कू के परिवार का नहीं पता चला कि नंदराम के पूर्वजों का नाम क्या हो गया। तिलक खत्म, मंगलसूत्र खत्म, रक्षा खत्म। मैं बार बार कहता हूं, डॉक्टर अच्छा हो लेकिन दवा घटिया हो तो बीमारी ठीक नहीं होती। ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी घटिया हो, यात्रा सुरक्षित नहीं होती। मिस्त्री अच्छा हो, सीमेंट बालू घटिया हो, भवन सुरक्षित नहीं होता। यहां बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हुई हैं। खाना बनाना आपका आता हो, तेल मसाला खराब हो, सब्जी खराब हो, खाना अच्छा नहीं बन सकता। धोबी अच्छा हो, उसका साबुन खराब हो, अच्छा कपड़ा धुल नहीं सकता। नाई अच्छा हो, उसका उस्तरा खराब हो, कैंची खराब हो, ठीक से बाल नहीं कट सकता। सर्जन अच्छा हो, ऑपरेशन थिएटर का सामान खराब हो, अच्छी सर्जरी नहीं हो सकती। वैसे शासक कितना ही अच्छा हो, कितना ही प्रतापी हो, कितना ही पॉपुलर हो, कितना ही लोकप्रिय हो, अगर नियम कानून घटिया होता तो न भ्रष्टाचार खत्म होता है, ना अपराध खत्म होता है। और मैं आपसे पूछता हूं, आपके गुजरात में कौन सी समस्या खत्म हो गई? घूसखोरी खत्म हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। जमाखोरी खत्म हुई क्या? जोर से बोलिए, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपकी आवाज जानी चाहिए। मिलावटखोरी खत्म हुई गुजरात में? कालाबाजारी खत्म हुई? नशा तस्करी खत्म हुई? मानव तस्करी खत्म हुई? सड़क के किनारे अवैध निर्माण खत्म हुआ? नक्सलवाद खत्म हुआ? घुसपैठ खत्म हुई? रोहिंग्या यहां से भागे, बांग्लादेशी यहां से भागे, धर्मांतरण बंद हुआ, मजहबी उन्माद रुका, पत्थरबाजी रुकी, कट्टरवाद रुका, मिशनरियां भागी क्या गुजरात छोड़ के? नहीं, क्योंकि डॉक्टर के अच्छे होने से बीमारी ठीक नहीं होती। क्योंकि डॉक्टर शरीर में नहीं जाता, शरीर में क्या जाती है? दवा, इंजेक्शन, वैक्सीन। हमने सारे काम कर लिए, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि भारत में नशा तस्करी क्यों है, सिंगापुर में क्यों नहीं है। हमने कभी यह नहीं सोचा ये रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत क्यों आते हैं, चीन क्यों नहीं जाते।
हमने कभी यह नहीं सोचा भारत में पत्थरबाजी क्यों होती है, जापान में क्यों नहीं होती। हमने कभी यह नहीं सोचा भारत में सड़क के किनारे अवैध निर्माण क्यों होता है, अमेरिका में क्यों नहीं होता। तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, बतौलीबाजी करने से, नूरा कुश्ती करने से, लच्छेदार भाषण देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। सब कुछ तो है भारत में, जो कुछ चीन में है, अमेरिका में है, उससे ज्यादा सब कुछ भारत में है। दुनिया के सबसे ज्यादा सांसद भारत में, दुनिया के सबसे ज्यादा विधायक भारत में, दुनिया के सबसे ज्यादा मंत्री भारत में, दुनिया की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट भारत में, दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी हाई कोर्ट भारत में, सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर भारत में, सबसे ज्यादा आचार्य भारत में, सबसे ज्यादा कथावाचक भारत में, सबसे ज्यादा एनजीओ भारत में, सबसे ज्यादा सामाजिक संगठन चलाने वाले भारत में, सबसे ज्यादा दानदाता भारत में। सब कुछ तो है, लेकिन आप मुझे एक बताओ, कोई एक समस्या खत्म हो गई हो। अगर कोई समस्या भारत में है और दुनिया में अगर नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, जापान में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, या किसी एक देश में नहीं है, इसका मतलब यह हो गया वो समस्या लाइलाज नहीं है। इसका मतलब उस बीमारी की दवा है, हमारी दवा घटिया है। इसका मतलब हमारी दवा घटिया है। संविधान भी है, संसद भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सब कुछ तो है। कश्मीर के लोगों को न्याय मिला क्या? जिन लोगों ने कश्मीर में नरसंहार किया था उनको फांसी हुई क्या? जोर से बोलिए। एक के बाद एक जिहादी हत्याएं हर महीने होती रहती हैं, कभी यहां, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां। किसी को फांसी हुई क्या? क्यों नहीं हुई? क्योंकि भारत में सब कुछ है, लेकिन जिससे भारत चलता है वही ठीक नहीं है। भारत में कानून का राज है, किसी पार्टी का राज नहीं, किसी नेता का राज नहीं, किसी और व्यक्ति का राज नहीं। किसका राज है? और जिसका राज है वही घटिया है। जिसका राज है वही घटिया है। और ये जो भी समस्याएं हैं ना, समस्याएं इसलिए हैं कि हमारे देश में 4 स्तंभ हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबरपालिका। 4 पालिका है ना अपने पास: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबरपालिका। ये 4 के चारों बीमारी पे चर्चा कर रहे हैं, मूल कारण और स्थायी समाधान पे चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। संसद में आतंकवादी कोई आया, बम विस्फोट किया, उस पर तो चर्चा होती है। उसका मूल कारण क्या है, रूट काज क्या है, परमानेंट सोल्यूशन क्या है? आप बताइए कभी सोच के, पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल में, जब से टीवी आई है, जब से आप टीवी देखना शुरू किए, मुझे बताइए लोकसभा और राज्यसभा में किसी एक समस्या के मूल कारण और अस्थायी समाधान पर चर्चा हुई? याद है किसी को क्या? इतने सारे चैनल हैं, कोई कहता है हम सबसे आगे कर रहा है, सब नंबर 1 है, आपको रखे आगे, सबसे तेज, पता नहीं कितने हैं। गुजरात में भी ऐसे होंगे बहुत सारे। कोई एक चैनल बताइए जहां रात को 5 बजे से 10 बजे तक डिबेट होती हो, जिस चैनल पे किसी एक समस्या के मूल कारण और अस्थायी समाधान पे चर्चा हुई हो। बाकी तो छोड़ दीजिए, मैं गुजरात की समस्या बता रहा हूं। आपके गुजरात में भी घूसखोरी है, गुजरात में भी कमीशनखोरी है, गुजरात में भी सूदखोरी है, गुजरात में भी मुनाफाखोरी है, गुजरात में भी मिलावटखोरी है, गुजरात में भी जमाखोरी है, गुजरात में भी कालाबाजारी है, गुजरात में नशा तस्करी है, गुजरात में चंदन तस्करी है, गुजरात में भी नक्सलवाद है, गुजरात में भी अलगाववाद है, गुजरात में भी जिहाद है, गुजरात में भी मजहबी उन्माद है, गुजरात में भी रोहिंग्या रहते हैं, गुजरात में भी बांग्लादेशी रहते हैं, गुजरात में मिशनरियां धर्मांतरण करा रही हैं, गुजरात में जिहादी भी धर्मांतरण करा रहे हैं, गुजरात में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, 18-18 बच्चे पैदा हो रहे हैं। किसी एक समस्या पे बताइए आपके गुजरात की विधानसभा में चर्चा हुई हो? हुई क्या? नहीं हुई ना।
वो बना किस लिए? अरे जैसे फिल्म मेकर का काम होता है फिल्म बनाना, डॉक्टर का काम है इलाज कराना, टीचर का काम है पढ़ाना, ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, सांसद विधायक का काम क्या है? क्या कहते हैं उनको? संविधान में सांसद विधायक को लॉ मेकर कहते हैं। और लॉ मेकर का काम है लॉ बनाना, कानून निर्माता का काम है कानून बनाना। और कानून कैसा? अच्छा कानून बनाना कि घटिया कानून बनाना? जोर से बोलिए जरा। गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट कानून बनाना। और सर्वोत्तम कानून कैसे बनता है? जैसे अपना घर बढ़िया बनता है वैसे कानून बढ़िया बनता है। जब इन लोगों को अपना घर बनाना होगा तो 5 आर्किटेक्ट से बात करेंगे। अपना घर बनाना होगा तो आस पड़ोस के कम से कम 10 घर देख के आएंगे। और ध्यान से सब समझना, किसी एक घर की 100% नकल नहीं करेंगे। एक घर के ड्राइंग रूम की नकल करेंगे, दूसरे घर के बेडरूम की नकल करेंगे, तीसरे घर के किचन की नकल करेंगे। और कोशिश यह होगी कि मेरा घर सर्वोत्तम घर बने। कानून बनाते समय यह काम तो नहीं करते। कानून बनाते समय तो नहीं दे सकते कि भैया हमारे देश में नशे के कारण गुरुदेव हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। नशे के कारण हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। स्कूल कॉलेज में सिगरेट के पैकेट में गांजा पहुंच रहा है, छोटी छोटी पुड़िया में चरस पहुंच रहा है, अफीम पहुंच रही है। हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। संविधान का आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी करो, शराबबंदी करो। हमने कभी सोचा ही नहीं कि भैया सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग पे फांसी होती है, हमारे यहां 3 से 7 साल सजा है। हम क्यों ना सिंगापुर वाले कानून की नकल कर ले? अरे ये संविधान बनाते समय 10 देशों के संविधान की नकल की। नकल करना कोई शर्म की बात नहीं है। हर चीज में नकल तो करते हैं। कपड़ा सिलवाते हैं दूसरे की नकल करके, बाल कटवाते हैं दूसरे की नकल करके, घर बनाते हैं दूसरे की नकल करके। तो कानून बनाने में नकल करने में क्या दिक्कत है? पहले हमारे कानूनों से पूरी दुनिया सीखती थी। 500-700 साल हम गुलाम रहे, गुलामी के कारण सब गड़बड़ हो गया। तो कोई बात नहीं, जो हमसे आगे निकल गए उनकी नकल मार लो। हाईवे बनता है, एयरपोर्ट बनता है, रेलवे स्टेशन बनता है, शॉपिंग मॉल बनता है, सब कुछ बनता है, लेकिन जिससे देश चलाना है वो नहीं बनता। और याद रखिए, कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती। कानून बनाने की कोई लागत नहीं। 5000 से ज्यादा रिटायर्ड जज घर में बैठे, उनके पास कोई काम नहीं। 5000 से ज्यादा रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, आईएएस, आईपीएस सीनियर मोस्ट घर बैठे, उनके पास कोई काम नहीं। 5000 से ज्यादा लाके प्रोफेसर बैठे हुए। हमारे देश में बुद्धिजीवियों की कमी है क्या? आपके अरवल्ली मोडासा में कम से कम 10 जज मिल जाएंगे, 10 आईएएस मिल जाएंगे, 10 आईपीएस मिल जाएंगे। अगर हम कमेटी बना दें। और बाकी तो छोड़ो, 1700 हमारे पास लॉ कॉलेज है। लॉ कॉलेज कितने सारे बच्चे बैठे हुए, सर भी बैठे हुए। मेरी मुलाकात हुई थी, इसके पहले मेरा कार्यक्रम था पाटन में मुलाकात हुई थी। हाँ, पाटन विश्वविद्यालय में मेरा कार्यक्रम हुआ था। भाई 1700 लॉ कॉलेज है, हर लॉ कॉलेज को एज ए प्रोजेक्ट एक कानून दे दिया जाए कि भाई एक काम करो, इस कानून की आप एनालिसिस करो। इससे मिलता जुलता अमेरिका में जो चल रहा है, सिंगापुर में जो चल रहा है, फ्रांस में जो चल रहा है, जापान में चल रहा है, चीन में क्या चल रहा है, उसकी एनालिसिस करो और इस कानून को दुनिया का सर्वोत्तम कानून बना के दो। हमारे बच्चे भी सीखेंगे जो लॉ के स्टूडेंट है, फैकल्टी मेंबर्स का भी उनको भी अपडेट होते रहेगा। और सरकार को बैठे बैठे हर साल 1700 लॉ कॉलेज का मतलब 1700 कानून का सर्वोत्तम ड्राफ्ट बैठे बैठे मिल जाएगा। सर ये असंभव है क्या?
अच्छा है कि नहीं? ला फैकल्टी के लिए अच्छा, ला के बच्चों के लिए अच्छा, सबके लिए अच्छा और देश के लिए अच्छा। पिछले महीने सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला, उन्होंने उसको फांसी दे दिया। अगले 5 साल तक सिंगापुर में कोई गांजा बेचने की कोशिश नहीं करेगा। है हिम्मत किसी की? नहीं। हमारे यहां 9-9 कुंटल गांजा मिलता है, 9-9 कुंटल चरस अफीम मिलती है। आज तक तो हमने नहीं सुना किसी ड्रग स्मगलर को फांसी हुई हो। और अल्टीमेटली बर्बाद कौन हो रहा है? हमारे आपके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। मैं कहता रहा हूं, हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। अरे जो बच्चा नशेड़ी हो जाएगा वो धार्मिक कार्य करेगा क्या? वो यज्ञ करेगा क्या? वो हवन करेगा क्या? वो तो माता पिता से झगड़ता रहेगा। जिस दिन उसको पैसा कब मिलेगा, कभी मां को गाली देगा, कभी पिता को गाली देगा। इस ड्रग के कारण कम से कम 1 करोड़ मां बाप टेंशन में है। इस ड्रग के कारण 1 करोड़ से ज्यादा बहनें नशेड़ी पतियों से परेशान, 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान है। और ड्रग स्मगलिंग के रूट काज और परमानेंट सॉल्यूशन के ऊपर न विधानसभा में चर्चा हो रही, न हाई कोर्ट में चर्चा हो रही, न संसद में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। और इसलिए नहीं हो रही है कि आप लोग भी कभी मांगते नहीं हो कि हमें अच्छा कानून चाहिए। अपने पे मत लेना दिल पे, क्योंकि ये वीडियो 5-6 करोड़ लोग देखेंगे। आप सब लोग तो अच्छे हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने जाति की अफीम खा रखी है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टियां कर क्या रही हैं? जाति की अफीम खिला देती हैं, भाषा की अफीम खिला देती हैं, क्षेत्र की अफीम खिला देती हैं। पहले तो यहां लव पटेल कुश पटेल का भी अलग अलग मामला चल रहा था। लव पटेल कुश पटेल समझ रहे हैं? अरे कड़वा पटेल को कुश पटेल, अल्लेहुआ पटेल लव पटेल, वही लव कुश पटेल है। वो लेहुआ पटेल नहीं है, वो लव पटेल है, लव के वंशज है। वो कड़वा पटेल नहीं है, कुश के वंशज है, इसलिए कुश पटेल है वो। हम भूल गए हम किसके वंशज, हम लेहुआ और कड़वा हो गए। हम लेहुआ कड़वा नहीं है, हम लव के वंशज हैं, कुश के वंशज हैं। तो ये आपको अफीम खिला दी जाती है, आप उसे मस्त हो, आपसे कोई मतलब ही नहीं है। इसका समाधान क्या है? समाधान तो निकलेगा संसद से, समाधान निकलेगा सुप्रीम कोर्ट से। सांसदों और जजों को जगाने का 2 तरीका है, एक है सड़क और एक है सोशल मीडिया।